हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। हाल ही में अमेरिका के स्टेट्स डिपार्टमेंट ने यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने भारत के मणिपुर और कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मिसयूज करना, जर्नलिस्ट को हैरास करना और मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव करने जैसे कई सारे बेसलेस आरोप लगाए थे। अब इस चीज के ऊपर पिछले कल भारत सरकार का भी एक रिएक्शन आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये रिपोर्ट पूरी तरह से बाइस्ड और पक्षपातपूर्ण है। भारत ने कहा कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि अमेरिका को भारत की कितनी पुअर अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि खराब समझ है, और हमारी नजर में इस रिपोर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। लोगों से अपील है कि वो भी अमेरिका की इस रिपोर्ट और इसमें भारत के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और इटली को लेकर। भारत के पीएम मोदी जी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को लेकर एक बार फिर से आप कई सारे मीम्स देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द ये दोनों लीडर्स एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे G20 एक संगठन है, ठीक वैसे ही G7 भी दुनिया के 7 देशों का एक संगठन है और इसके मेंबर्स हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका। और 1 बाय 1 ये 7 देश G7 समिट को अपने देश में होस्ट करते हैं और इस बार बारी है इटली की। इस साल का G7 समिट जून महीने में 13 से 15 जून तक यानी कि 2 दिन तक जून में चलेगा। यानी भारत में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद इटली में ही समिट होगा। ऐसे में पिछले कल इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कॉल की और इस साल के G7 समिट में गेस्ट के तौर के ऊपर शामिल होने के लिए इन्वाइट किया। भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है और न ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्वीट में मेंशन किया कि वो इटली जाएंगे। ऑब्वियस है कि भारत के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट 4 जून को आने हैं, इसलिए हो सकता है कि भारत सरकार उसके बाद ही घोषणा करें और प्रधानमंत्री मोदी भी इटली जाने के बारे में बाद में ही बोले। अगर प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे तो वही जाएंगे, वरना कोई नया प्राइम मिनिस्टर जाएगा। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले न्यूज में कई सारे ऐसे केसेस सामने आए थे जिनमें कहा जा रहा था कि कई सारे भारतीयों को रशियन आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट करके उनको युद्ध में यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए फ्रंट लाइन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है। कई सारे इंडियंस ने रशिया से वीडियो रिकॉर्ड करके भारत सरकार से मदद भी मांगी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि वो रशिया में फंसे इंडियंस को भारत वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। अब इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर एक नई अपडेट आई है। पिछले कल भारत सरकार ने बताया कि 10 ऐसे भारतीय जिन्होंने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जिनकी रशिया में डिप्लॉयमेंट भी हो गई थी, उनको रशिया से रेस्क्यू करके भारत वापस ला लिया गया है। अब वो 10 के 10 रशिया से सेफली भारत आकर अपने परिवार के साथ यूनाइट हो गए हैं। भारत सरकार रशियन अथॉरिटीज के साथ लगातार टच में है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक कितने भारतीय आज की डेट में रशियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं, इनमें से कितने इंडियंस अब भारत वापस आना चाहते हैं, और कोशिश की जा रही है कि रशिया के साथ ये बातचीत करके इन सब भारतीयों को वापस भारत ला लिया जाए। आई होप कि ये सारे इंडियंस नेक्स्ट टाइम किसी और देश की आर्मी को ज्वाइन करने ना जाएं, नौकरी दिलाने वाले इन एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आज की चौथी अपडेट आ रही है भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बेचने वाले अरब और मिडिल ईस्ट के देश आज की डेट में बिना कुछ किए बैठे बैठे कई सारे बिलियन डॉलर्स की कमाई कर लेते हैं और ये देश लगातार अमीर हो रहे हैं। जिस तरह से आज की डेट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, सेम यही पोटेंशियल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी। तभी भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि फॉरेन कंपनीज भारत में आकर अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्थापित करें। इंडिया की कंपनीज के पास भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज हैं। यहाँ भारत से दुनिया भर में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स को सप्लाई किया जाए, लेकिन इस चीज में अभी भी कई सारे चैलेंजेस हैं और इसी पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। अश्विनी वैष्णव सर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि आज की डेट में जो पूरी दुनिया में टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें 20 से 25% सीनियर टैलेंट और एक्सपीरियंस स्टाफ इंडियंस हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सब भारतीय भारत वापस आ जाएं और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने में हमारी मदद करें, यहाँ पर आकर अपना योगदान दें। अगर वो सब भारत आकर भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में योगदान देंगे तो इससे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा। हमें दूसरे देशों के सामने टेक्नोलॉजी के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो कि वैष्णव सर ने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी है, क्योंकि वो सारे भारतीय विदेशों में जॉब्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको या तो भारत पसंद नहीं है या फिर वो शुरू से ही विदेश में सेटल होना चाहते हैं। ऐसे में उनकी देशभक्ति तो कभी जागने नहीं वाली, ना ही वो अपना करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर भारत वापस आएंगे। आज की 5वीं अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल पिछले कुछ दिन से अमेरिका में वहाँ की कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अमेरिकन स्टूडेंट्स ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं।
स्टूडेंट सड़कों के ऊपर उतरकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे, ना ही इजराइल को किसी भी तरह के हथियार दे, और इजराइल जो आज की डेट में गाजा के ऊपर हमले कर रहा है उसको भी रोका जाए। है तो वैसे ये पूरी तरह से अमेरिका का इंटरनल मैटर, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पिछले कल भारत ने भी एक टिट फॉर टैट मूव में इस मुद्दे पर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको भारत पूरी तरह से फॉलो कर रहा है और हम इसके ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी अमेरिका को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों को इस चीज को लेकर दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज के ऊपर जज किया जाता है कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, ना कि इस चीज के ऊपर परखा जाता है कि हमें दूसरे देशों में क्या दिखाई देता है। भारत की ये स्टेटमेंट प्योरली एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जो दर्शाता है कि भारत ने इशारों में अमेरिका को अपनी तरफ से समझा दिया है कि अगर वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है तो सेम चीज आज की डेट में भारत भी कर सकता है। आज की छठी अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल 18 मार्च को खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के बाहर वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने कई सारे प्रोटेस्ट किए थे। कुछ तो इनमें से हिंसक प्रोटेस्ट भी थे, जिनमें खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला किया था, भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ गाली गलौज की थी और मिसबिहेव किया था। अब सेम चीज ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के साथ भी हुई थी। 19 और 22 मार्च को इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने अचानक से हमला करना स्टार्ट कर दिया था, पत्थर वगैरह भी मारे थे और बालकनी से भारत के तिरंगे झंडे को गिराने और उसको अपमानित करने की कोशिश की गई थी। अब जो ये वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, भारत के हाई कमीशन को अटैक किया गया था, इसके पीछे एक मुख्य आरोपी था इंद्रपाल सिंह गाबा, जिसने उस प्रोटेस्ट में भारत के झंडे तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। इंद्रपाल सिंह गाबा यूके का सिटीजन है, इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। अब हुआ क्या कि ये पिछले कल भारत आ रहा था और जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ, इसको भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA ने अरेस्ट कर लिया है। अब इसकी भारत में अच्छे से खातिरदारी होगी। इसको लगा होगा कि अब ये केस काफी ठंडा हो गया है, क्यों ना पंजाब का चक्कर मार लिया जाए, लेकिन इसको क्या पता था कि NIA इसकी कुंडली खोलकर दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठी है। भारत सरकार का ये एक्शन दिखाता है कि जो भी खालिस्तानी एलिमेंट्स आज की डेट में विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, भारत के लिए उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, वरना अगर वो भारत आते हैं तो उनको भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं छोड़ेंगी। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। पिछले कल दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर CISF ने अमेरिका की एक महिला को पकड़ा है, यानी अरेस्ट किया है, जो कि गोल्ड स्मगलिंग कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन महिला के पास 250 ग्राम सोना था, जबकि 35 लाख इंडियन रुपीस का गोल्ड ज्वेलरी के रूप में था, जो कि उसने अपने अंडरगारमेंट्स के बीच में छुपाया था। और खबर निकल कर आ रही है कि इस अमेरिकी औरत ने CISF के ऑफिशियल को पकड़े जाने पर रिश्वत देने की भी कोशिश की। अभी फिलहाल इस महिला को अरेस्ट कर लिया गया है और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है कि क्या ये महिला पहले भी इस तरह की स्मगलिंग कर चुकी है या फिर नहीं, या फिर वो किसी के साथ मिलकर ये काम कर रही थी। ऐसा बहुत ही कम होता है जब अमेरिकन सिटीजन भारत में स्मगलिंग करे, वो भी महिला। शायद तभी ये केस कई सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। इसकी 8th अपडेट आ रही है अमेरिका और चाइना को लेकर। पिछले कल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टिकटॉक को बैन करने का बिल अमेरिका में पास कर दिया है, जिसके मुताबिक टिकटॉक ओनर बाइडांस कंपनी को अमेरिका ने 1 साल का समय दिया है और कहा है कि इस बीच वो अमेरिका में अपने सारे के सारे एसेट्स और अपने ऑपरेशंस किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे। यानी अभी भी चाइना की बाइडांस कंपनी टिकटॉक से पैसा कमाकर उसको अमेरिका में किसी और को बेचकर अमेरिका से बाहर निकल सकती है। अगर ऐसा होता है तो टिकटॉक पहले की तरह ही अमेरिका में आगे भी चलता रहेगा, वरना अगर बाइडांस कंपनी अपने टिकटॉक के ऑपरेशंस और एसेट्स किसी भी अमेरिकन कंपनी को नहीं बेचती है तो 1 साल के बाद टिकटॉक अमेरिका में बैन हो जाएगा और बंद हो जाएगा। आज की 9th अपडेट आ रही है क्रिकेट को लेकर। इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है, उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने ओलंपिक लेजेंड उसेन बोल्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है, जिसके बाद अब वो T20 वर्ल्ड कप के कई सारे प्रमोशनल इवेंट्स में क्रिकेट को प्रमोट करते दिखाई देंगे। उसेन बोल्ट ग्लोबल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ा नाम है, उन्होंने 8 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में क्रूड ऑयल कंजप्शन को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 4.6% ज्यादा क्रूड ऑयल कंज्यूम किया है। साल 2022-23 में हमने 223 MMT क्रूड ऑयल कंज्यूम किया था, जबकि साल 2023-24 में ये अमाउंट बढ़कर 232.5 MMT हो गया है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि इसमें से 87.7% क्रूड ऑयल हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है,
जबकि मात्र 12.3% हमने खुद ही भारत में प्रोड्यूस किया था। वैसे आपके पास कौन सी गाड़ी, बाइक या फिर स्कूटी है, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक? नीचे कमेंट करके बताइए।